जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं BSKG बुक के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि है हमारा सप्तांग का सामान्य परिचय। इस चैप्टर में हम आज बात करेंगे जो सप्तांग है इसका अर्थ है 7 अंग। और इस 7 अंग है तो इसके अनुसार क्या है, इसमें सप्तांग का एक सिद्धांत है। जो सप्तांग सिद्धांत है इसमें जो 7 अंग है, इसमें जो हमारे 7 में से पहला आता है, पहला है हमारा राजा, दूसरा है हमारा अमात्य, तीसरा है हमारा जनपद, और चौथा है हमारा दुर्ग, पांचवा है हमारा कोष, छठा है हमारा दंड, और सातवां हमारा है मित्र। तो राजा का मतलब हो गया राजा, अमात्य का मतलब हो गया मंत्री, जनपद जनता होगी, दुर्ग मतलब किला हो गया जो राज्य है, कोष मतलब जो धन है उसके बारे में होगा, दंड मतलब कानून व्यवस्था सेना, और मित्र मतलब हो गया कर्ण। और जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार एक अगर राज्य को इंसान माने, आदमी माने, तो राजा उसका क्या है, मस्तिष्क हो गया या सिर हो गया, मंत्री उसका क्या है, आँखें हो गई, नेत्र हो गई, और जो हमारा जो जनपद है, जो हमारी जनता है, वो पूरा देश हो गया, और जो कोष है वो हमारा मुख हो गया, और जो सेना है वो हमारे मन हो गई, दुर्ग हो गया वो हमारे हाथ हो गए, और जो देश या जो राज्य है वो हमारे क्या है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार वो हमारे पैर हो गए, और मित्र क्या हो गया, कर्ण। तो इसमें जो पूरा चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर की मदद से समझेंगे। इन पूरे क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इस चैप्टर में आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चन की मदद से पूरा जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे उसको सबको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो पीछे है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जो बुक है ये हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत ही आसान बुक है, आराम से एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। 20-20 मिनट की वीडियो है, आराम से देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपका कोई मित्र प्यारा है जो पढ़ रहा है तो उसे वीडियो शेयर कर दें। अगर आपने असाइनमेंट बना लिए हैं या बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की होगी और जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सप्तांग का सामान्य परिचय, इकाई का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। तो सप्तांग के बारे में जानेंगे क्या है। कई विदेशी विचारकों ने यह राय व्यक्त की है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में रुचि नहीं रखते थे, किंतु शोध में यह धारणा निराधार सिद्ध हो गई। तो मतलब जो कई विदेशी विचारक थे वो क्या मानते थे, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी लेखन में कोई रुचि नहीं है, वो कुछ लिखते नहीं है, कुछ हमारे पास इतिहास नहीं है। वास्तव में उनकी इतिहास संबंधी समझ आज की धारणाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारतीय साहित्य में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंशावली और विविध विषयों का व्यापक समावेश मिलता है। हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में इसका लेखन लिखा है। उनका दृष्टिकोण अधिकतर आध्यात्मिक था, इसलिए भौतिक घटनाओं के प्रतीक विवरण को विशेष महत्व नहीं दिया गया। तो वो क्या मानते थे, उनका दृष्टिकोण क्या था, आध्यात्मिक था। जो भौतिक घटनाओं के विवरण को होते हुए विशेष उन्होंने महत्व नहीं दिया। इसे सामूहिक साहित्य परंपरा के रूप में देखा गया। तो मतलब कोई भी एक इतिहास होता है, इतिहास को हम देखें तो इतिहास दो होता है, एक किस रूप में मिलता है, साहित्य के रूप में मिलता है, दूसरा हम देखें मिले तो भौतिक रूप में मिलता है, जो फिजिकल रूप होता है उसमें हम देखने को मिलता है। तो हम विदेशी क्या मानते थे, हमारे पास कोई साहित्य नहीं है, लिखित रूप में कुछ नहीं है। भौतिक का हम आज धीरे धीरे संग्रह कर रहे हैं, खोजें हो रही हैं, उसके बारे में धीरे धीरे इतिहास के बारे में पता लग रहा है। तो राजनीतिक चिंतन हो गया। राजनीतिक चिंतन के स्रोतों को समझने हेतु हमारे पास विश्व का अत्यंत विशाल साहित्य उपलब्ध है, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का आधार भी है। जो हमारा जो इतिहास है ना, वो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारी संस्कृति के बारे में बताती है। परवर्ती समय में अनेक ग्रंथ आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के कारण इस क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न हुई हैं। जैसे जैसे मतलब हमारे देश क्या था, सोने की चिड़िया कहा गया था, तो विदेशी क्या करते थे, उसको लूटने के लिए आक्रमण करते थे। जो हमारे पास इतिहास के बारे में जो स्तंभ होते थे, जो लेखन हमारे पास उपलब्ध थे, वो उनको नष्ट कर देते थे। इस कारण क्या, इतिहास को जानने में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर उत्पन्न हुई, परंतु फिर भी हमारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री
हविन सांग ने लिखा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में शुभ अशुभ घटनाओं को दर्ज करने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त रहता था। कलहण ने भी कहा है कि वही श्रेष्ठ कवि है जो पक्षपात रहित होकर केवल सत्य को ही शब्दों में अभिव्यक्त करे। तो मतलब जो चीनी यात्री था हवन सांग, उसने लिखा था कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है ना, उसमें सब शुभ और अशुभ चीज़ों को घटना घटित होती थी। जैसे आज के दिन में न्यूज़पेपर मान लो, तो उसको नोट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल अधिकारी होता था जो कि राजा का कवि माना जाता था। परंतु उसमें क्या है कि एक दिक्कत थी, वो कवि था वो पैसे के लालच में और अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए केवल राजा के बारे में अच्छा लिखता था, बढ़ा चढ़ाकर अच्छा लिखता था। तो मतलब जो सत्यता थी वो थोड़ी उसमें कम हो गई। तो इसी के बारे में क्या लिखा है कि कलहण ने लिखा भी है कि श्रेष्ठ कवि वो क्या है, पक्षपात रहित होकर सत्य शब्दों को व्यक्त करें। जैसे आजकल की मीडिया हो गई है, वो क्या करती है, पैसे के लालच में और लालच में सरकार का गुणगान करती रहती है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। उनको बस एक ही पिक्चर दिखानी है, इमेज क्रिएट करनी है और दिखानी है। उनको सत्य और झूठ से कोई मतलब नहीं है, वो फरेब दिखाते रहते हैं। मतलब जैसे आज का मीडिया है वैसे ही क्या था, वो अधिकारी नियुक्त होता था। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक इतिहास के प्रति रुचि जागरूकता दोनों मौजूद थी। वे राजनीतिक इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखते थे। राजनीतिक चिंतन से संबंधित पर्याप्त स्रोत आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे क्या है, राजनीतिक चिंतन से पर्याप्त स्रोत है ना, जो लिखित में हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं। वैदिक काल से लेकर धर्मसूत्रों और अर्थशास्त्र तक राज्य की जो अवधारणा विकसित हुई वह एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की ओर इशारा करती है जिसमें राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 राज्य के अंग हैं को मजबूती और स्थायित्व के आधार पर माने गए हैं। यही सप्तांग सिद्धांत आगे चलकर प्राचीन भारतीय शासन पद्धति का मूल ढांचा बन गया। तो जो ये सप्तांग सिद्धांत हमें जो दिखाया गया है ना इतिहास में, वैदिक काल से लेकर आज के अर्थशास्त्र और आज की राजनीति तक, तो इसमें क्या है कि सप्तांग सिद्धांत का प्राचीन भारतीय शासन पद्धति का मूल ढांचा बन गया है। ये हमें एक इमेज बन गई कि हम ऐसे राज करते थे, हमारा प्राचीन शासन ऐसे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तांग सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेज हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सप्तांग सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। सिद्धांत की प्रत्येक अव्यय की प्रदत्ति विस्तारपूर्ण विवेचना कीजिए। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंगों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो भारतीय राजनीतिक परंपरा में राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा गया है जिसमें 7 अंग हैं, अनिवार्य माने गए हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन 7 घटकों, जो प्राचीन भारतीय परंपरा थी में राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में माना गया है कि एक जो राज्य है वो एक जीवित शरीर के रूप में है, उसके 7 अंग हैं। तो इन 7 अंग में शुक्र नीति के अनुसार अलग अलग पार्ट अलग अलग अंगों के बारे में दर्शाता है। जैसे स्वामी हो गया, राजा हो गया, अमात्य मंत्री हो गया, सुहत मित्र माना है, कोष राष्ट्र हो गया, कोष धन हो गया, और राष्ट्र क्या हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, और बल दंड सेना का उल्लेख किया गया है। तथा राजा को मुदरथा अर्थात शरीर के सिर के समान बताया गया है। जो राजा स्वामी है उसको शरीर के समान, मस्तिष्क के समान माना गया है। शुक्राचार्य ने इन अवयवों की तुलना शरीर के अंगों से की है। राजा की तुलना सिर से की है, मंत्री की आंख से की है, मित्र की कान से की है, और जो कोष है, जो धन है, उसकी मुख से की है, सेना की मन से की है, और दुर्ग जो किला है उसकी हाथ से की है, और राष्ट्र जनपद है वो पैरों के समान बताया गया है। जो शुक्र नीति है उसमें इनको डिस्क्राइब किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। इनके पार्ट और इनसे रिलेटेड चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। जो राजा स्वामी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सप्तांग राजा का प्रथम और सर्वोच्च अव्यय राजा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे मूर्धा यानी शरीर का सिर कहा गया है। राजा को उन गुणों से युक्त होना चाहिए जो उसे न्याय, धर्म, कर्तव्य, प्रजा रक्षा में सक्षम बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाया गया है कि जो राजा है वो यानी शरीर का क्या कौन सा हिस्सा है, सिर या मस्तिष्क हो गया। राजा को उन गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा के पास क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे वह न्याय कर सके, धर्म, कर्तव्य, प्रजा की रक्षा करने में सक्षम बने। तो उसके पास क्या होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, विनय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। शुक्राचार्य और कौटिल्य दोनों ने राजा को धर्मानुसार दंड देने वाला, प्रजा का पालन करता, पृथ्वी पर दैवी शक्ति की प्रतिनिधित्व बताया गया है। महाभारत में कहा गया है कि राजा देवताओं द्वारा प्रतिष्ठापित होता है और समस्त व्यवस्था उसके अधीन रहती है। तो महाभारत है
उसे शांति पर्व मान लो या महाभारत में जो राजा है वो देवताओं द्वारा बनाया गया माना गया है। तो इसमें क्या है, अगला देखते हैं हम अमात्य। अमात्य मंत्री, मंत्री का शरीर का कौन सा हिस्सा हो गया, आँख, आँख से है। अमात्य को शुक्र नीति में चक्षु कहा गया है क्योंकि यह राजा का मार्गदर्शक होता है, परामर्शदाता होता है, प्रशासन का मुख्य स्तंभ होता है। ऋग्वेद में अमात्य के लिए अम्वान अर्थात सदैव साथ रहने वाला शब्द मिलता है। कौटिल्य ने मंत्री और अमात्य में भेद करते हुए कहा है कि राज तो अकेले नहीं चल सकता, अतः योग्य व्यक्तियों को सचिव बनाना आवश्यक है। तो ये तो सच भी है कि अकेला राजा चाहे वो कितना ही कुशल हो, चाहे उसमें सारे गुण हो, वो अकेला राज्य का संचालन नहीं कर सकता। उसके लिए उसके मंत्री का होना जरूरी है, जो उसको मार्गदर्शन दे सके, जो अपनी अपनी फील्ड के बारे में उसे जानकारी दे सके, कैसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे आज की सरकार में मान लो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, चाहे आज की सरकार में आज जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में ज्ञान ना हो, परंतु एक फील्ड हो गई उसके बारे में, उसके जो सहायक होते हैं, जो उनके पीए होते हैं वो उनको जानकारी देते हैं, जो कि आईएएस अधिकारी होते हैं उनको सब ज्ञान होता है, वो अपने मंत्री को बताते हैं। जो वो मंत्री होते हैं फिर वो आगे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, या जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसी प्रकार अमात्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, कुलीनता होनी चाहिए, विद्वता, निष्ठा, दक्षता, आत्म संयम होना चाहिए, राज्य भक्ति होनी चाहिए, जैसे गुण अनिवार्य माने गए हैं। अगला है जनपद, राष्ट्र, राज्य के पैर, जो जनता हो गई उसको किसके समान माना गया है, राज्य के पैर के बारे में बताया गया है, जो शरीर का पैर के अंगों के बराबर माना गया है। जनपद का अर्थ है जनता का निवास क्षेत्र। सप्तांग सिद्धांत में राष्ट्र, जनपद, प्रजा, कृषि, भूमि, गांव, नगरों और प्राकृतिक संसाधनों का समूह है। ऋग्वेद, मनुस्मृति, शुक्र नीति, अर्थशास्त्र में जनपद की व्यापक चर्चा मिलती है। तो जो ऋग्वेद है उसमें मनुस्मृति मान लो, शुक्र नीति, अर्थशास्त्र में जनपद की बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें देखते हैं इस श्लोक के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार राजा को बसाहटें निर्मित कर जनपद को सुदृढ़ बनाना चाहिए, गांव को परस्पर सहायता हेतु निकट बसाया जाए तथा सीमा को प्राकृतिक अवरोधों, नदी, वन, पर्वत से सुरक्षित किया जाए। महाभारत में जनपद के अधिकारी ग्रामीण, 10 ग्रामाधिपति, विशत्याधिकारी, शतग्रामाधिपति और सहस्त्रग्रामाधिपति का उल्लेख किया गया है। तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, जिस राज्य की प्रजा खुश है, प्रजा मजबूत है, उस राजा का राज्य भी मजबूत होगा और वो राज्य भी मजबूत होगा। तो इस प्रकार क्या है कि एक जो कौटिल्य के अनुसार जो राजा है वो क्या करता है, बसाहटे मतलब बसाने वाला काम, जनता को बसाने वाला काम उसका सुदृढ़ होना चाहिए। गांव को जो बसाया गया है वो अपनी राजधानी के नज़दीक बसाए। जो राज्य की सीमा है उसकी जो सीमा कैसे निर्धारित करे, या तो कोई नदियाँ हो गई या कोई प्राकृतिक अवरोध हो गया, जो पर्वत हो गया उसे सुरक्षित किया जाए, ताकि जो बाहर की सेना आक्रमण करे तो उससे अवरोध पैदा हो और खुद का एफर्ट लगा के उस पर विजय पा सके। अगला है दुर्ग, मतलब यानी किला, राज्य के जो शरीर का क्या माना गया है, हाथ माना गया है, रक्षा प्रणाली। दुर्ग राज्य की सुरक्षा, स्थिरता, आंतरिक आधार है। इसे हस्त यानी हाथ कहा गया है। महाभारत में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। पहला है धनव दुर्ग, रेतीला क्षेत्र माना गया है। दूसरा है मही दुर्ग, मैदानी भूभाग। तो इसको आप जरूरी नहीं है कि इसी नाम से याद रखें, उसको रेतीला क्षेत्र के नाम से भी लिख सकते हैं। तो महाभारत में कौन कौन से दुर्ग हैं, रेतीला क्षेत्र, मैदानी भूभाग, पर्वतीय, सैन्य आधारित, पानी से घिरा, वनों से घिरा, ये 6 प्रकार के क्या हैं, दुर्ग माने गए हैं। कौटिल्य ने दुर्ग को राजधानी के रूप में देखा है और उसके भीतर अनाज, जल, ईंधन, शस्त्र शाला, देवस्थान आदि के भंडारण आवश्यक बताया गया है। पुराने टाइम में क्या करते थे कि जो किला होता था ना, किले के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी। उसमें अनाज भी स्टोर होगा ताकि कोई मुसीबत युद्ध के समय अनाज की कमी ना हो, जल भी आएगा ताकि मतलब पीने की कमी ना हो, ईंधन जो मतलब किसी चीज़ों को चलाने के ईंधन की जरूरत पड़े ईंधन हो, शस्त्र हथियार होंगे और देवस्थान होगा आदि। मतलब इनके भंडारण बहुत ही आवश्यक थे, जो कि हर राज्य में लगभग मिलते थे। अगला है कोष, जो राज्य का धन हो गया, उसको मानते हैं शरीर के मुख के समान। कोष या राज्य की आर्थिक व्यवस्था राजसत्ता का आधार है। मतलब एक राज्य का है वो बिना कोष के उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अर्थशास्त्र में कहा गया है इस श्लोक के आधार पर, प्रत्येक कार्य कोष पर आधारित है। कौटिल्य ने कोष वृद्धि के 8 उपाय बताए हैं। किसी राज्य को कोष धन में वृद्धि करने के लिए उसके उपाय बताए हैं, वो हैं प्रचार समृद्धि, त्रित्र अनुग्रह, चोरदमन,
युक्त प्रतिषेध, कृषि संबंधता, आपदा निवारण, कर संग्रह, हरिणीयपन, धन संग्रह, ये हो गया। इसे बोलते हैं टैक्स, जो कि आज कल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो सरकारें कलेक्ट करती हैं। और हमारे जो रोड, जो सरकारी संस्थाएं, जो हमें सुविधा मिलती है, वो टैक्स का यूज़ करके ही, जितना ज़्यादा टैक्स करेंगे उतना ज़्यादा देश का धन होगा और देश ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी सेना मजबूत होगी, उसकी बाउंड्रीज मजबूत होंगी, उसके लोग मजबूत होंगे। उचित व्यय, अनुचित उपयोग से बचना चाहिए। उचित व्यय करना चाहिए, अनुचित उपयोग से बचना चाहिए, और कोष की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया गया है। अगला है बल और दंड, जो राज्य का मन माना गया है और उसको बोलते हैं सेना। सप्तांग राज्य में बल अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। दंड के अभाव में न राज्य की रक्षा हो सकती है और न व्यवस्था कायम रह सकती है। तो मतलब जिस राज्य में सेना नहीं होगी वो सुरक्षित ही नहीं होगा और उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, न व्यवस्था कायम रह सकती। कौटिल्य ने शक्ति को 3 भागों में बांटा है। पहला है मंत्र शक्ति, जिसमें क्या है, ज्ञान रणनीतिक बल का प्रयोग होता है। दूसरा है प्रभु शक्ति, जिसमें कोष और दंड का बल का यूज होता है। और तीसरा है उत्साह शक्ति। तो इसमें 3 शक्तियों में बांटा, तीनों शक्ति ये हैं। तीसरा है पराक्रम वीरता। अगला देखते हैं सेना के भेद, मूल, वृत्तक, श्रेणी, मित्रबल, अमित्रबल, 8वीं बल का विस्तृत उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। शुक्र नीति में कहा गया है दंड से ही दुराचार का निवारण होता है। तो मतलब अगर दंड नहीं होगा, उसका डर नहीं होगा, तो राज्य सुव्यवस्थित नहीं होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए दंड का होना जरूरी है, सेना का होना जरूरी है। अगला है मित्र, जो शरीर में कान का काम करता है। मित्र वह है जो संकट में साथ दे, हितकारी हो और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करे, यानी कि कर्ण के समान हो। मित्र मित्र होता है, चाहे वो गलत और सही हो, वह अपने मित्र का साथ देगा ही देगा, जो संकट के समय में साथ दे और हितकारी हो। शुक्राचार्य कहते हैं कि यानी उपकार, अपकार, प्रेरणा, अनुमोदन के आधार पर व्यक्ति मित्र या शत्रु बनता है। इनके आधार पर व्यक्ति क्या है, मित्र और शत्रु बन जाता है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के मित्र बताए हैं। एक तो सहज मित्र, जो क्या है, वंश परंपरागत होता है। अगला है प्राकृतिक मित्र, हित संबंध पर आधारित मित्र होता है। अगला है कृत्रिम, जो व्यवहारिक मित्र होता है। राजा को ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो समय पर सहायता कर सकें, शक्तिशाली हों या और विश्वास पात्र हों। इस चैप्टर का क्या सारांश है, जो इस क्वेश्चन का है वो क्या सारांश है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों महाभारत, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति में राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए गए हैं और उनके विस्तार से हमने इसको समझाया है। इन अवयवों का परस्पर सहयोग, संतुलन और सामंजस्य सुचारू रूप से शासन का आधार है। जो सप्तांग है, 7 अंग में से किसी एक में भी दोष उत्पन्न हो जाए तो राज्य कमजोर होकर पतन की ओर बढ़ जाता है। मतलब एक मजबूत राज्य कब होगा, जब उसके जो 7 अंग हैं वो सातों के सातों अंग मजबूत हों। अगर इसमें से कोई एक भी कमजोर निकल गया ना, तो मतलब राज्य कमजोर होना निश्चित है और कमजोर होते ही उसका पतन हो जाएगा और एक राज्य क्या है, वो बिखर जाएगा। तो मतलब एक राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं, सातों अंग मजबूत हों और सातों मिलकर काम करें तो एक राज्य मजबूती से काम करेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।